हाँ जी, 12th क्लास, वेलकम अगेन जी। बेटा बायोस्फीयर लॉ कंप्लीट किया हमने, न्यूमेरिकल्स भी किए, असाइनमेंट भी की। अब बढ़ते हैं अगली स्टेज की ओर। बेटा नेक्स्ट स्टेज में अपने पास टॉपिक है एम्पियर्स सर्किटल लॉ, थ्योरेटिकल टॉपिक। थ्योरेटिकल मीन्स इसमें बेसिकली थ्योरेटिकल आर्टिकल टाइप कुछ मटेरियल है, एक दो डेरिवेशंस हैं, न्यूमेरिकल इस पे कमी है, जो आएगा भी वो बड़ा इजी वाला होगा। ठीक है, सीधा एक ही फार्मूला आएगा, उसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल होता रहेगा। तो अगली बात है बेटा एम्पियर सर्किटल लॉ। बायोस्फीयर लॉ के बाद सेकेंड पार्ट जो हम लेकर आ रहे हैं दैट इज एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ध्यान देना, धीरे धीरे डेवलप करते हैं बात को कि यार एम्पियर सर्किटल लॉ में ना वो एक क्लोज्ड लूप या क्लोज्ड पाथ की बात करेगा। जैसे मान लो ये कोई भी क्लोज्ड लूप है या क्लोज्ड पाथ है। अब इससे पहले हम पढ़ते आ रहे हैं कि क्लोज्ड लूप बनाते थे और करंट कैरिंग लूप। बेटा वो करंट कैरिंग लूप थी, यहां पर ये जो लूप है ये करंट कैरिंग लूप नहीं, ये तो बस एक क्लोज्ड पाथ है। ओके, तो एम्पियर सर्किटल लॉ में अपनी बात होगी किसी क्लोज्ड लूप की या किसी क्लोज्ड पाथ की। इसमें नहीं करंट, ये तो वैसे ही एक क्लोज्ड लूप की बात होगी यहां पर। ओके, तो हम बात क्या करेंगे, अ क्लोज्ड लूप एनक्लोजिंग सम करंट। एक क्लोज्ड लूप है जिसने कुछ करंट्स या करंट एनक्लोज कर रखा है। जैसे मान लो ये क्लोज लूप है, एक वायर है जिसमें से कुछ करंट पास हो रहा था और उसके आसपास एक क्लोज्ड पाथ आप कंसिडर कर रहे हो। क्लोज्ड पाथ जो है आप कंसिडर कर रहे हो, तो ये क्या होगी, क्लोज्ड लूप एनक्लोजिंग सम करंट। ये करंट है, इसके आसपास हमने क्या कर ली, एक क्लोज्ड लूप कंसिडर कर ली। करंट तो ये रहा, ये तो बस एक क्लोज्ड लूप है, पाथ है बस। ओके, तो इसकी बात होगी पूरी स्टेटमेंट में, प्रूफ में, आगे भी यही बात हुआ करेगी कि अ क्लोज्ड लूप एनक्लोजिंग सम नेट करंट। अब नेट करंट इसलिए क्योंकि इसने मान लो एक वायर को एनक्लोज किया, जरूरी नहीं है एक ही वायर हो, दो वायर भी हो सकती है कि ये जो क्लोज लूप है इसके अंदर से दो वायर्स पास कर रही हैं, दो वायर्स ऊपर की ओर करंट फ्लो करवा रही है, एक नीचे की ओर करंट फ्लो करवा रही है। सो ये क्लोज लूप है एंड इट एनक्लोजेस सम करंट्स। ये करंट मान लो I1 है, ये वाला करंट मान लो I2 है और ये वाला करंट I3 है। तो दिस क्लोज लूप एनक्लोजेस सम नेट करंट। कितना, I1 प्लस I2 प्लस I3। अभी जो I1 I2 I3 को जब तुम ऐड कर रहे हो नेट के लिए तो आपको देखना पड़ेगा करंट सब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं। अब दो करंट मैंने ऊपर को शो किए हैं, दो करंट मैंने एक करंट नीचे को शो किया है। तो अगर ऊपर वाले दोनों को पॉजिटिव ले लिया तो इसको क्या रखना है, हमने नेगेटिव रखना है। तो बात फिर से सुनो कि क्लोज्ड लूप, ये कोई भी क्लोज लूप है, कोई भी शेप हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है, सिमेट्रिकली हम सर्कुलर लेके चलेंगे, कोई भी शेप हो सकती है, क्लोज होनी चाहिए। एनक्लोजिंग सम नेट करंट। तो इस क्लोज लूप से भी कुछ करंट मैंने शो कर दिए। ये I1 है, ये वाला I2 मान लेते हैं, तीसरा I3 मान लेते हैं, I4। अब टेढ़ा भी शो कर दिया, टेढ़े से नहीं मतलब यार, बस ये लूप में से एंटर करना चाहिए नीचे की ओर या ऊपर की ओर। और इसमें से चार करंट एंटर कर रहे हैं, यानी इस क्लोज लूप ने ये जो चार करंट मैंने शो किए ना वो एनक्लोज कर रखे हैं, वो एनक्लोज कर रखे हैं। तो दिस लूप हैज एनक्लोज सम करंट्स। तो इस लूप के थ्रू जो नेट करंट एनक्लोज हुआ है उसको मैं लिख दूंगा I नेट, जो कि होगा I1
ऊपर वाले अब मैं देख पॉजिटिव ले रहा हूं, यहां पे मैंने बोला था साइन का ध्यान रखेंगे, ओके, यहां अभी लिए नहीं लेकिन साइन का ध्यान रखेंगे। अगर ये दोनों पॉजिटिव लिए तो I3 क्या लेना चाहिए था, नेगेटिव। यहां पे लिख ही रहा हूं कि आई नेट इज इक्वल टू I1 प्लस I3 प्लस I4, ये नीचे ले रहे हैं तो I2 आ गया। आई नेट से मतलब है हमें, किससे मतलब है, आई नेट से मतलब है जी। तो हमने बोला कि क्लोज लूप होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, एक क्लोज्ड लूप होनी चाहिए और उस क्लोज लूप में से कुछ करंट एनक्लोज किए हुए होने चाहिए। एम्पियर सर्किट लॉ तो बताएंगे भाई, पहले बात को समझो। यहां पे बात होगी अ क्लोज्ड लूप एनक्लोजिंग सम नेट करंट। एक ही वायर हो सकती है, 10 वायर हो सकती हैं, कुछ ऊपर वाली कुछ नीचे वाली, हमें नेट करंट से मतलब है। सो दिस इज अ क्लोज लूप एनक्लोजिंग सम नेट करंट, दिस इज आल्सो अ क्लोज लूप एनक्लोजिंग सम नेट करंट बेटा। ओके, अब आते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ पे, स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो एम्पियर सर्किट लॉ की स्टेट में सबसे पहले कुछ करंट्स चाहिए और उनको एनक्लोज करने वाली एक क्लोज्ड लूप चाहिए, शेप जैसी मर्जी हो, एम्पियर लॉ चलेगा। एम्पियर लॉ की सिमिलरिटी बनेगी अपनी गॉस लॉ के साथ। गॉस लॉ में कुछ चार्जेस चाहिए होते थे और एक क्लोज्ड सरफेस चाहिए होता था जो उन सारे चार्जेस को क्या करे, एनक्लोज कर ले। वहां पे बोलते थे अ क्लोज्ड सरफेस एनक्लोजिंग सम चार्जेस, यहां क्या बोलेंगे, अ क्लोज्ड लूप एनक्लोजिंग सम करंट। वहां पे कहते थे गॉस लॉ में नेट चार्ज, यहां क्या कहेंगे, नेट करंट। तो दोनों में सिमिलरिटी है भाई। गॉस लॉ में अ क्लोज्ड सरफेस एनक्लोजिंग सम नेट चार्ज, यहां है एक क्लोज्ड लूप एनक्लोजिंग सम नेट करंट। इन सबके सम को बोल देंगे हम नेट करंट। ओके जी। सो मेरे ख्याल से जब मैं ये बोलूंगा ना अ क्लोज्ड लूप एनक्लोजिंग सम नेट करंट, उसका मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा या हो जाएगा। अब आते हैं स्टेटमेंट पे। एम्पियर सर्किट लॉ स्टेट्स दैट, लिखो, एम्पियर सर्किट लॉ स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ, स्टेटमेंट है भाई एम्पियर सर्किट लॉ की, एम्पियर सर्किट लॉ स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along a closed loop, the line integral of magnetic field along a closed loop is equal to mu naught times the net current enclosed by the loop. Okay, the line integral of magnetic field along a closed loop is equal to mu naught times the net current enclosed by the loop. करते एक्सप्लेन, लेकिन इससे पहले यहां पे एक वर्ड यूज हो गया, लाइन इंटीग्रल। अब ये लाइन इंटीग्रल क्या चीज है यार, देखो, अगर आप किसी चीज की इंटीग्रेशन, किसी भी चीज की, मान लो एक्स की ही इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू लेंथ कर रहे हो, कोई भी क्वांटिटी है, कोई फंक्शन है एफ, आप इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू लेंथ कर रहे हो, लेंथ, तो इसको कहते हैं लाइन इंटीग्रल। ओके, ये कोई वायर है, ये साइड पे नोट करना, साइड वाली बात है, ठीक है, मैं मिटा दूंगा अब इसको। ये कोई वायर है, अगर आप इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू लेंथ जा रहे हो, लेंथ, तो इसको कहेंगे लाइन इंटीग्रल। अगर मान लो आपके पास कोई सरफेस एरिया या एरिया है,
ये छोटा सा इसका ds है। और अगर आप किसी भी चीज की इंटीग्रेशन, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की करते थे, विद रिस्पेक्ट टू सरफेस कर रहे हो, सरफेस, तो इसको कहते हैं सरफेस इंटीग्रल। ये क्या है? लाइन इंटीग्रल। साइड पे लिखना भाई, रफ में अगर लिख रहे हो तो। अलोंग द लाइन करोगे, लेंथ करोगे तो लाइन इंटीग्रल, अलोंग द सरफेस करोगे तो सरफेस इंटीग्रल। याद करो, गॉस लॉ में सरफेस इंटीग्रल होता था। पूरे गॉस लॉ में जो भी अपनी इंटीग्रेशन होती थी अलोंग द सरफेस होती थी, वो सरफेस इंटीग्रल होता था। और अगर आप बेटा वॉल्यूम कंसिडर कर रहे हो, कोई छोटी सी वॉल्यूम dv, और किसी भी चीज की मान लो E की ही कर रहे हो, विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन कर रहे हो, विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो इसको कहते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल। अलोंग द वॉल्यूम इंटीग्रेशन हो रही है, dv को बढ़ाकर पूरी वॉल्यूम ढूंढोगे, वॉल्यूम सरफेस से सरफेस इंटीग्रल, लेंथ से लाइन इंटीग्रल। अलोंग द लेंथ हो रही है तो लाइन इंटीग्रल। जैसे ये सरफेस इंटीग्रल है जो गॉस लॉ में चलता है ना, E डॉट ds, ये अलोंग द सरफेस, ये सरफेस इंटीग्रल है। यहां लाइन इंटीग्रल की बात हो रही है। ओके, तो उसने बोला लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी अभी रफ ही लिख रहा हूं। अब अगर उसने बोला लाइन इंटीग्रल, तो ये तो श्योर है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू लेंथ होगी। और किसका लाइन इंटीग्रल बोल रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड का। तो अगली बात, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी डॉट dl लिखते हैं इसको। क्या लिखते हैं? b डॉट dl। तो भाई स्टेटमेंट ही ऐसी है, थ्योरी है, करना पड़ेगा, लेकिन बात तो क्लियर करते हुए चलेंगे ना। तो स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है वो कहता है द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग अ क्लोज्ड लूप इज, अरे मिट जा भाई, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए क्लोज लूप, एक पॉइंट रह गया बीच में, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए क्लोज लूप। क्लोज लूप की खास बात क्या है? ये बीच में ऐड करो यार, एनक्लोजिंग सम नेट करंट। करेक्ट करो यार, बीच में लाइन लगेगी, गड़बड़ हो गई थी। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए क्लोज्ड लूप एनक्लोजिंग सम नेट करंट। जैसे ये कोई क्लोज लूप है, एनक्लोजिंग सम नेट करंट है। ओके, ये भी कोई क्लोज लूप है, एनक्लोजिंग सम नेट करंट है। तो फिर से सुनो, एम्पियर सर्किट लॉ स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए क्लोज लूप एनक्लोजिंग सम नेट करंट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप। अब इसको मैथमेटिकली अगर मैं एक्सप्रेस करूं तो मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी और डीएल का लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप। ऊपर से एक क्लोज लूप है तो यहां पे ये भी सिंबल आएगा। ये बेटा जी इसकी क्या आ गई? मैथमेटिकल फॉर्म आ गई एम्पियर सर्किट लॉ की। अब यहां पर डॉट प्रोडक्ट क्यों लगाना पड़ गया वो भी देखो। देख, बी वेक्टर क्वांटिटी है, लेंथ डीएल वो भी वेक्टर क्वांटिटी ले सकते हैं हम, या लेते ही हैं, और रिजल्ट स्केलर है, ये भी स्केलर है, करंट भी स्केलर है। तो यार दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कराओगे तभी रिजल्ट क्या आएगा? स्केलर आएगा ना। तो स्थिति यही है कि ये डॉट प्रोडक्ट ही होना है। ये इस एम्पियर सर्किट लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म हो गया। तो जब भी आप एम्पियर सर्किट लॉ लिखोगे या उसको एक्सप्लेन करोगे तो आपको उसके साथ लूप भी बनानी है। अच्छा, लूप मेरी बनी हुई थी पहले से ही, ओके। तो जब आप लिखोगे
एम्पियर सर्किट लॉ की स्टेटमेंट, तो ऐसे करके पहले तो क्या बनाओगे, एक लूप बनाओगे, उसमें कुछ करंट्स क्या करोगे, शो करोगे, लिख दोगे कि जी लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए क्लोज्ड लूप एनक्लोजिंग सम नेट करंट। इन तीनों का जो सम है वो नेट करंट है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप। ये एम्पियर सर्किट लॉ की स्टेटमेंट है। ओके, अब इसका छोटा सा क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए सर्कुलर लूप लेंगे। सर्कुलर लूप के लिए ठीक है, कैलकुलेशन करनी क्या रहेगी अपनी, इजी रहेगी। तो प्रूफ के लिए हम सर्कुलर लूप लेंगे। स्टेटमेंट हमने लिखी हुई है, आगे लिख लो प्रूफ। अगली बात क्या लिख लो, प्रूफ। ठीक है जी, तो आगे हमने लिखा इसका प्रूफ। अब प्रूफ के लिए हमने बोला कि कंसीडर कर लेते हैं एक सर्कुलर लूप। ओके जी, ये सर्कुलर लूप हमने कंसीडर कर ली। इसके सेंटर से एक करंट हमने शो किया। अब यहां पे सिंगल करंट लेके चल रहे हैं, इजी रहेगा, सेंटर से पास हो रहा है। ये सिंगल करंट है, ये क्लोज्ड पाथ है, यानी ये क्या होगी अपनी क्लोज्ड लूप हो गई। ठीक है जी, ये स्ट्रेट कंडक्टर है इनफाइनाइट वाला, इसका रेडियस आर। ठीक है, इसका रेडियस क्या है, आर है, वो हमें पता ही है, रेडियस इज इक्वल टू आर। तो इसका प्रूफ करने के लिए हमने स्टार्टिंग कहां से की, बी डॉट डी एल से कर देते हैं कि नाउ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू डी एल, इसके ऊपर यहां पर हमने कोई छोटा सा लेंथ लेंगे। ओके, अब लूप की जिस तरफ बेटा टेंजेंट डीएल की कहीं पे भी डायरेक्शन लेनी हो तो लूप के अलोंग क्या लेते हैं, टेंजेंट लेते हैं। भाई इस लूप में करंट वरंट नहीं है कोई, ये लूप सिर्फ पाथ है, उसको करंट कैरिंग लूप मत समझ लेना। पहली बात तो ये समझो, वो करंट कैरिंग लूप नहीं है, सिर्फ क्या है, एक पाथ है, क्लोज्ड पाथ है जी, ये सिर्फ एक क्लोज्ड पाथ है ये। ओके, ये करंट, ये क्लोज्ड पाथ लूप, ये जो एरो है करंट की नहीं है, ये डीएल की एरो है। करंट तो ऊपर है, ये डीएल की एरो है। कंफ्यूज मत हो जाना, कंफ्यूजिया मत जाना भाई। ये डीएल की डायरेक्शन शो मैंने की है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अगर यहां पे डीएल की डायरेक्शन में शो करता हूं तो ये जाएगी अलोंग द टेंजेंट। समझो, ये ऊपर की ओर नहीं है, ये अंदर की ओर है, अंदर की ओर। क्योंकि जो लूप है आपकी, लूप करंट ऐसे है और ये ऐसे घूम रही है। ठीक है, इस जगह पे जो डीएल है उसकी डायरेक्शन अंदर की ओर है। ये सब थ्री डायमेंशनल है, करंट ऊपर है, ऐसे लूप ने इसको एनक्लोज कर रखा है, और यहां पे जो डीएल की डायरेक्शन है वो अंदर की ओर है। ओके, सो डीएल की डायरेक्शन ये ऊपर नहीं है, बोर्ड पे ऊपर दिख रही होगी भाई, ये अंदर की ओर है। अब यहां पे तो ऐसी बनानी पड़ेगी। ओके, तो बी डॉट डीएल इज इक्वल टू, खोल दो इसको, ये बनेगा बी डीएल कॉस ऑफ थीटा। अब जब ये खुलेगा बेटा, जब बोल दिया था डॉट प्रोडक्ट है तो थीटा का तो पंगा पड़ेगा ही ना। थीटा किस किस के बीच का एंगल होगा, बी और डीएल के बीच का एंगल होगा। अब अपनी स्थिति के हिसाब से इस जगह पर डीएल की डायरेक्शन तो मैंने बता दी तुम्हें, डीएल की डायरेक्शन किधर है, इस जगह पर डीएल है परपेंडिकुलर टू प्लेन इन इनवर्ट डायरेक्शन, ऐसे जा रही है ना लूप, डीएल तो अंदर की ओर है। अब इसी जगह पर अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे बी और डीएल के बीच का एंगल चाहिए होगा, तभी आगे बढ़ पाऊंगा। उसके लिए मुझे पुरानी नॉलेज पे जाना पड़ेगा। बायोस्टैट लॉ वाले केस में हमने कर रखा है कि स्ट्रेट कंडक्टर हो, इन्फिनिट वाला हो, तो उसका आर डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो 2KI/R आता है। के की वैल्यू तुम्हें पता ही है। और उसकी डायरेक्शन कैसे ढूंढते थे, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से। करंट ऊपर है, पॉइंट इधर है, इसके लिए करंट ऊपर है, पॉइंट इधर है, तो थंब रूल के हिसाब से ऐसे जाएंगी फिंगर्स। ओके, ऊपर से डीएल भी ऐसे जा रहा है। ओके,
डीएल भी ऐसे ही जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही जा रहा है। तो इस जगह पर ये वैसे तो मैंने किसकी डायरेक्शन बनाई थी, डीएल की बनाई थी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड भी अगर चेक कर लो तो इसी डायरेक्शन में जा रहा है राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से। तो इस स्थिति में बी डीएल कॉस थीटा, थीटा यहां पर क्या आएगा, 0 डिग्री आएगा एट ऑल पोजीशंस, वो लिखना पड़ेगा। एट ऑल पोजीशंस मतलब अगर यहां पे भी पॉइंट ले लूं इस जगह पर, तो जब ये घूम कर आएगी तो इस जगह पे जो डीएल है अपना वो बाहर की ओर आ जाएगा ऐसे, और बी जो है वो भी तो फिर इसी तरह आएगा। यहां पे भी इन दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा, 0 ही आएगा। ओके, तो हर जगह पे बी और डीएल के बीच में एंगल क्या आने वाला है, 0 आने वाला है, कोई शक नहीं होना चाहिए। तो थीटा 0 एट ऑल पोजीशन, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, पहली बार है, पहला प्यार है, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे ही समझा रहे हैं आप, ठीक है जी। तो बी डॉट डी एल इक्वल टू बी डी एल कॉस ऑफ थीटा, सॉल्व करोगे तो ये बनेगा बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या बनाइए, इंटीग्रेशन ऑफ बी आ जाएगा, डीएल आ जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, आगे अब बी की वैल्यू भरनी पड़ेगी, भर दी 2KI/R। ओके, डीएल ऐसी रहेगा, 1 ही रहेगा। अब जो जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, 2 कांस्टेंट है, K भी कांस्टेंट है, करंट भी कांस्टेंट है, ऊपर से रेडियस भी हर जगह क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, तो सब कुछ ही कांस्टेंट है मेरे भाई। तो यहां से स्टार्टिंग थी अपनी कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल, ओके। तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल था ही अपने पास, ये 2KI/R बाहर आ गया, 2KI/R बाहर आ गया, ये डीएल बचा सिर्फ। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल एल होती है, और एल ये जो सर्कुलर लूप है पूरी की पूरी इसकी लेंथ 2KI/R, यहाँ क्या आ जाएगी 2π नहीं, हाँ 2πR, टोटल लेंथ सर्कल की 2πR आ जाएगी। अब ये 2 है, ये K की जगह μ0/4π है, ये I है, ये R है, ये 2πR है। चेक करो गलत तो नहीं लिख दिया, R ने R को काट दिया, पाई ने पाई को काटा, 2 2 4, क्या बचा, μ0I बचा, यानी μ0I नेट बचा, क्योंकि एक की तो करंट था वही नेट करंट हो गया। दैट मीन्स हमने प्रूव कर दिया कि B डॉट डी एल इज इक्वल टू μ0I नेट। ओके, हो गया प्रूव तुम्हारा। एम्पियर्स सर्किटल लॉ। अब हमने बोला थ्योरेटिकल सीधा खींच देनी है इसकी एप्लीकेशन। अपना काम ही क्या है, इसमें थ्योरेटिकल है, 3-4 इसकी एप्लीकेशन है। उसमें एप्लीकेशन मतलब एम्पियर, जैसे गॉस लॉ नहीं था यार, गॉस लॉ क्या था, पहले स्टेटमेंट आती है कि ऐसे ऐसे एनक्लोज होता है, ये है वो है, Q/ε0 होता है। उसके बाद स्टेटमेंट के बाद थोड़ा सा प्रूफ करते हैं, प्रूफ के बाद 3 एप्लीकेशन करते हैं, ठा लाइन चार्ज वाला, शीट वाला और स्फेरिकल शेल वाला। अब यहाँ पे भी यही है, एम्पियर सर्किटल लॉ आ गया, स्टेटमेंट होगी, इसका प्रूफ हो गया छोटा सा। अब उसके बाद 3 या 4 इसकी एप्लीकेशन है, ठा करते हैं स्टार्ट। ओके बच्चे, तो यार अगली बात जो अपनी बनती है दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। कुछ नहीं है, थ्योरी है, हमने खींच देना है इसको। ओके, बैक टू बैक वीडियोज आ रही हैं 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए, थ्योरी है इसमें। न्यूमेरिकल के लिए बीच में वैसे पुराने वाले न्यूमेरिकल के लिए बुला लेंगे आपको। तो एम्पियर सर्किटल लॉ में बेटा 3 एप्लीकेशन है अपने पास। जैसे मैंने बोला गॉस लॉ करते हैं, स्टेटमेंट प्रूफ, और उसका यूज कर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं अलग अलग सिचुएशन में। जस्ट लाइक दैट यहां पे एम्पियर सर्किटल लॉ करते हैं, स्टेटमेंट, उसके बाद क्या कर लेंगे, उसका प्रूफ कर लिया हमने, स्टेटमेंट कर ली, प्रूफ कर लिया। अब बेटा एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करके हमें ऐसी कुछ सिचुएशंस में जहां पे वैसे नॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड बायस्टॉर्ट लॉ की हेल्प से मुश्किल हो जाएगा, ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे। ओके,
गॉस लॉ में अपने पास गॉसियन सरफेस आता था। अब यहां पे सरफेस की बजाय आपको दिख रही होगी लूप आ रही है, तो इसको हम एम्पीरियन लूप कह देंगे। एम्पीरियन लूप फिर वही बात गॉसियन सरफेस की तरह एक इमेजिनरी लूप होगी, जिसको हम मौके पर सिचुएशन के हिसाब से कंसिडर किया करेंगे ताकि कैलकुलेशन वगैरह अपनी प्रॉपर चलती रहे, कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए। तो वही चीजें हैं, गॉस लॉ, स्टेटमेंट, प्रूफ, एप्लीकेशंस, और किसकी बात होती थी? गॉसियन सरफेस की। यहां पे एम्पियर्स सर्किटल लॉ, स्टेटमेंट, प्रूफ, एप्लीकेशंस कि मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, और बात किसकी होगी? एम्पीरियन लूप की होगी। वो एक इमेजिनरी लूप है, मौके पे कंसिडर किया करेंगे। तो बेटा अगर हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो अपने पास बेसिकली 4 एप्लीकेशंस है इसकी। सिलेबस वाइज इसमें से कई एप्लीकेशंस अब नहीं रही, लेकिन फिर भी हमें ओवरऑल कर जाना है इसको, ठीक है। मैं 4 है, चारों की चारों करा दूंगा, एज ए न्यूमेरिकल आ जाएगी यार आपकी एनसीईआरटी बुक में। जैसे 4th एप्लीकेशन है इसकी लिखवाऊंगा, वो एनसीईआरटी बुक में एज ए न्यूमेरिकल दे रखी है, तो इसको कर लें, हम सब कुछ कर देंगे, निपटा देंगे एक बारी, छोड़ना कुछ नहीं। ओके, सिलेबस में मान के चलो है ये। तो एम्पियर सर्किटल लॉ में 4 एप्लीकेशन है अपने पास। पहली है टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का हमने सिर्फ रिजल्ट किया है, बायस्टर्ट लॉ से ड्राइव नहीं किया, इसे ड्राइव भी कर लेंगे। इनफाइनाइट कंडक्टर वाला केस तो एम्पियर सर्किटल लॉ से ड्राइव करना है सिलेबस में। ओके, दूसरे नंबर पर टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। अब वैसे तो 10वीं में पढ़ा होगा सोलेनॉइड क्या होता है, लेकिन जब आएगा तब बताएंगे। अब सोलेनॉइड की बारी जब आएगी तभी बताएंगे। ऐसे एक आएगा टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टॉरॉइड। टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टॉरॉइड। अब ये भी क्या होता है, जब आएगा तभी बताएंगे। और लास्ट में आ जाएगा एक चौथी एप्लीकेशन है जो मैं बोल रहा था, ऐसे न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में दे रखी है, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर। टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिलेंड्रिकल कंडक्टर। सॉलिड हो सकता है, हॉलो हो सकता है, बाहर अंदर हर जगह फाइंड करेंगे। तो एक एक करके आते हैं। 4 मैंने लिख दी, 4 होती हैं। पहली वाली में स्टार्ट कर रहा हूं, हेडिंग डाल लो, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट इनफाइनाइट कंडक्टर। टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट इनफाइनाइट कंडक्टर कैरिंग करंट आई। एक स्ट्रेट इनफाइनाइट कंडक्टर है, कितना करंट? आई का। टू फाइंड मैग्नेटिक ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है जी। कैरिंग करंट आई, ठीक है। और कंडक्टर कैसा है? इनफाइनाइट वाला। ये हेडिंग है भाई, लिखो जी पहली लाइन कि लेट अस कंसीडर अ स्ट्रेट इनफाइनाइट कंडक्टर। हमने एक स्ट्रेट इनफाइनाइट कंडक्टर कंसीडर कर लिया। ओके, कैरिंग करंट आई। आई क्या है? इसमें बहने वाला करंट। ओके जी। और मान लो हम इससे आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड इसका फाइंड करना चाहते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पर। तो आर क्या हुआ? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। तो आर क्या हुआ? कंडक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ। तो कैरिंग करंट आई, आई इसमें से बहने वाला करंट है। एम्पियर सर्किटल लॉ मुझे लगाना है, ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है।
तो एम्पियर सर्किट लॉ लगा के मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो फिर वही बात गॉस लॉ की तरह हमें यहाँ पे चाहिए होगी एम्पीरियन लूप, तो हम कहेंगे लेट अस कंसीडर एन एम्पीरियन लूप। तो बोल दो कि लेट अस कंसीडर एन एम्पीरियन लूप पासिंग थ्रू पॉइंट P, ओके। तो लेट अस कंसीडर एन एम्पीरियन लूप पासिंग थ्रू पॉइंट P, लिख लो, such that the current passes through center of the loop perpendicular to its plane। क्या बोला मैंने? Let us consider an Amperian loop passing through point P such that the current passes through center of the loop perpendicular to plane of the loop, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द लूप। ये लिख लेना, जो मैंने बोला उसको लिख लेना भाई, ओके। तो यार जो डिस्टेंस है वो सर्कुलर लूप का क्या हो गया? रेडियस भी हो गया। उसके बाद कुछ नहीं, जो मैंने बोल दिया उसके बाद लिख देना है कि अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, यानी ACL, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ सीधा लिख दो B डॉट DL किसके इक्वल होता है? म्यू नॉट आई नेट के इक्वल होता है। इट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इंटू नेट, ओके। जब ये खुलेगा तो B DL कॉस ऑफ थीटा भी लगाना पड़ेगा। जो आई नेट वो तो वैसे ही आई के इक्वल है ना। आई नेट तो वैसे ही किसके इक्वल है? आई के इक्वल है। तो B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट, B DL इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इंटू नेट। अब पंगा पड़ता है बेटा थीटा का। फिर वही बात बच्चे, थीटा B और DL के बीच में एंगल है। अगर मैं इस जगह पर DL कंसीडर करता हूं, DL की डायरेक्शन, तो फिर वही बात, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन इनवर्ड डायरेक्शन जा रही है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन इनवर्ड डायरेक्शन। ये हुआ DL, और राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से थंब ऊपर है, ये ऐसे घूम रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ऐसे घूमते हुए इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इनवर्ड ही जाएंगी, यानी B और DL के बीच में ये वाला B भैया AB वाला B है, ये मैग्नेटिक फील्ड वाला है, ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P है, ये वाला एंगल 0 आ रहा है, ठीक है। वो चाहे जहां मर्जी देख लो, यहां देखोगे तो DL बाहर आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर ही आएगा। तो B और DL के बीच में एंगल 0 आएगा। इट विल बी 0 एट ऑल पोजीशंस, इट विल बी 0 एट ऑल पोजीशंस। तो आई करंट था, ये सिचुएशन आ गई, यहां तक पहुंच ही गए। यहां पे आप क्या लिखोगे? थीटा इज इक्वल टू 0 एट ऑल पोजीशंस। क्या लिखोगे? नाउ थीटा इज इक्वल टू 0 एट ऑल पोजीशन, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एट ऑल पोजीशन, सारी पोजीशंस पर थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0 डिग्री होगी, ओके, बहुत बढ़िया। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एट ऑल पोजीशंस। तो यहां से क्या हो गया? ये बन गया B DL, करो खत्म। cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। म्यू नॉट आई नेट आई के इक्वल ही था यार, B बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ DL 2 पाई R आ जाएगी, म्यू नॉट आ जाएगा, I आ जाएगा, यानी B इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई I बाय R आ जाएगा। वैसे तो यही क्या है? आंसर है। लेकिन अगर हमें K के फॉर्म में इसको बनाना हो, क्योंकि मैं बोलता होता हूँ K के फॉर्म में बुला लो, तो ये 2 है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से डिवाइड कर दे, तो ऊपर आ जाएगा 2 म्यू नॉट, नीचे आ जाएगा 4 पाई, आ जाएगा I बाय R, मतलब B इक्वल टू आ जाएगा 2 K I डिवाइडेड बाय R। तो बेटा स्ट्रेट इनफाइनाइट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड करना, फाइंड करना, तो वैसे ही आता था हमें। कितना आ गया? 2 इंटू K इंटू I डिवाइडेड बाय R आ गया।
तो सिंपल सी कहानी है, प्रूफ करने के लिए भी यही स्टेप्स थे, वहां पे बी का यूज किया था और एम्पियर सर्किट लॉ प्रूव किया था, यहां पे एम्पियर सर्किट लॉ का प्रूफ किया और बी को ऑब्टेन। सेकेंड एप्लीकेशन लिख लो बेटा, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनोइड। तो अगली बार, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनोइड। देखो जी, किसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है? सोलेनोइड का। पहले तो सोलेनोइड बताए ना, अब ये सोलेनोइड क्या चीज है? ऊपर से यहां पे अपनी हेडिंग है, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनोइड। सोलेनोइड को लॉन्ग मान के चलेंगे, लॉन्ग सोलेनोइड। अगर लॉन्ग वर्ड यूज कर दिया तो वैसे वो क्या कहना चाहता है? इनफाइनाइट लेंथ कहना चाहता है, लॉन्ग सोलेनोइड। अपन अगर डेरिवेशन करनी है ना, वो लॉन्ग सोलेनोइड की करनी है, मतलब इनफाइनाइट लेंथ मानकर इसको चलना है, इनफाइनाइट लेंथ। ओके, अगली बात सुनना, लॉन्ग सोलेनोइड इनफाइनाइट लेंथ। यस, अगर हम कुछ इस शेप की वायर रख दें तो इसको एक्चुअली हम क्या कह देते हैं? सोलेनोइड कह देते हैं। ये सोलेनोइड है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है ऐसे कर कर। इसको क्या कह देते हैं हम? सोलेनोइड कह देते हैं। अच्छा, हमें इनकी जरूरत क्या पड़ती है? हमें ना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है, इनको हम एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं वो कुछ करंट भी तो नहीं ना, थोड़ा बहुत कुछ। तो देखो, एक बात करते हैं, सर्कुलर लूप जो है उसके सेंटर पे तुमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया K इंटू आई बाय आर इंटू 2 पाई, ठीक है जी। अब अगर आप नॉर्मल स्थिति लेते हो, कोई नॉर्मल स्थिति लेते हो कि लूप है, आपने मान लो कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाना है, तो लूप का कितना का रेडियस रख लोगे? क्योंकि फार्मूला जो है उसके हिसाब से जितना रेडियस कम होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ज्यादा होगा। अब अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड थोड़े ज्यादा बड़े रीजन में चाहिए तो उसका यार बहुत इतनी सी लूप थोड़ी बनाओगे तुम, जितना रेडियस कम होगा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है। लेकिन एक नॉर्मल सी वैल्यू तो रखनी पड़ेगी ना, इतनी छोटी भी नहीं रख सकते। तो एक नॉर्मल सी वैल्यू कुछ तो रखनी पड़ेगी, कुछ सेंटीमीटर तो रखनी पड़ेगी, 5-7 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर भी देख लो कितना होता होगा, तो 5-7 सेंटीमीटर तो रखनी पड़ेगी। मान लो मैंने कितनी सी लूप ले ली, 10 सेंटीमीटर रेडियस उसका, मान नॉर्मल स्थिति ले रहे हैं, नॉर्मल सी स्थिति लेते हैं कि मैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा के बस उसका कागजों में नहीं यूज भी करना चाहता हूं। तो एक नॉर्मल सी स्थिति के हिसाब से मैंने आर 10 सेंटीमीटर रख दिया, छोटे से छोटा लेने की कोशिश की, 10 सेंटीमीटर यानी 10⁻⁻1 मीटर। ओके, अच्छा, जो करंट है वो कितना का रख लोगे तुम? जितना करंट ज्यादा रखोगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू क्या आएगी? ज्यादा आएगी। तो करंट कितना का रख लोगे? नॉर्मली घरों में अपने पास जो छोटे वाले नॉर्मल सॉकेट होते हैं जिसमें आप चार्जिंग वगैरह वाले, मोबाइल की चार्जिंग वगैरह करते हो, वो 5 एम्पियर वाले होते हैं। मतलब उसकी वायरिंग पीछे कुछ इस हिसाब से हुई है कि 5 एम्पियर तक करंट सहन करेगा, उससे ज्यादा सहन ही नहीं करता वो 5 एम्पियर तक के होते हैं, 5 एम्पियर। अगली बात, वो जो बड़े वाले होते हैं जिसमें एसी वेसी लगा होता है, पावर प्लग जो होते हैं वो 15 एम्पियर तक के होते हैं। चलो ज्यादा कर लो, कितना ज्यादा कर लोगे? इंडस्ट्री लेवल पे चले जाओ, लेकिन इंडस्ट्री लेवल में नॉर्मल सी स्थिति की बात कर रहा हूं। आप करंट कितना कर लोगे? 15 एम्पियर से ज्यादा तो वैसे ही नहीं होना चाहिए। घर पे तो 15 एम्पियर से ज्यादा करंट हम ड्रॉ करवा ही नहीं सकते सर्किट्स में। तो करते करते चलो, मैंने हद कर दी यार, हद कर दी कि मान लो कोई ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि 100 एम्पियर करंट भी मैंने कर दिया। तो करंट मैंने 100 एम्पियर कर दिया, ये 10⁻⁻1 है। चल, ये ऊपर जाकर B इक्वल टू, ये K की वैल्यू है, I मेरा 10⁻2 के ऑर्डर का हो गया, R 10⁻⁻1 था, ऊपर जाके और जुड़ गया। चल, ये 3 बन गया, इंटू 2 पाई चल ही रहा है।
लेकिन यार जो के है ना, के ये है 10⁻⁻⁷। अब के की वैल्यू है 10⁻⁻⁷। तो जितना मर्जी तुम जोर लगा लिया तुमने कि यार इससे कम कम कम, चल 10 सेंटीमीटर रख देते हैं छोटी से छोटी, और करंट तुमने हद ही कर दी, 100 एम्पियर कर दिया। अब उससे भी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका ऑर्डर 10⁻⁴ टेस्ला में जा रहा है, गॉस में जा रहा है, मतलब काफी कम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा होए, तो उसका क्या इलाज है? अब उसका एक बहुत बढ़िया इलाज है, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो। अगर तुमने वायर जो ली, लूप ली, उसमें एक की बजाय 2 टर्न्स करती तो मैग्नेटिक फील्ड सीधा डबल हो जाएगा। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स 100 कर दो तो 100 टाइम्स हो जाएगा। यार 1000 कर दो, 1000 टाइम्स हो जाएगा। 10,000 कर दो तो मैग्नेटिक फील्ड 10,000 टाइम्स हो जाएगा। तो भाई नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ये नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने का चक्कर ही क्या है कि इसको एक पर्टिकुलर शेप में फिर हम कन्वर्ट करते हैं। जितनी नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस होगा। करंट बहुत ज़्यादा बढ़ाना अपने हाथ में नहीं है, और दिक्कतें आ जाएंगी। रेडियस बहुत ज़्यादा कम करना भी उसकी एक लिमिट है, लेकिन हाँ, नंबर ऑफ टर्न्स हम बढ़ाकर मैग्नेटिक फील्ड खूब सारा प्रोड्यूस करवा सकते हैं। अब उसी लड़ी में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनते हैं, सोलेनॉइड आ जाते हैं, टॉरॉइड आ जाते हैं। तो आई थिंक सोलेनॉइड शेप के हिसाब से तो वैसे ही पता लग गया होगा, इसको सोलेनॉइड कहते हैं। ओके जी, ये सोलेनॉइड हो गया आपका। अगली बात कि सोलेनॉइड जो है ये अपना इनफाइनाइट लेंथ का है। फाइनाइट लेंथ के होंगे तभी लॉन्ग वर्ड यूज कर देते हैं ना, मतलब बहुत बड़ा। आइडियल सोलेनॉइड जो होता है वो इनफाइनाइट लेंथ का होगा। अगर सोलेनॉइड को आइडियल मानना है तो इनफाइनाइट लेंथ का होना चाहिए। फिलहाल हम आइडियल वाले केस करेंगे तो लॉन्ग बोलेंगे या इनफाइनाइट बोलेंगे। वैसे इनफाइनाइट होगा नहीं, लेकिन इनफाइनाइट जैसी सिचुएशन क्रिएट की जा सकती है। ओके जी, अगली बात, ये जो सोलेनॉइड है बच्चे, इसकी जो टर्न्स है ना, टर्न्स ये एक दूसरे से टच हो रही होती हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इंसुलेटेड वायर यूज करते हैं। कौन सी वायर यूज करते हैं जी? इंसुलेटेड वायर। इंसुलेटेड मतलब ये वायर होती है, इसके ऊपर पतली सी एक किसी इंसुलेटिंग मटेरियल की कोटिंग की होती है। तो अगर ये वायर टच भी हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, करंट अपना बाहर नहीं निकलता, वो वायर के अंदर 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 ही चलेगा। अगर आपने कभी किसी ने वो जो मोटर होती है ना, मोटर, पखे की मोटर, कूलर की मोटर, कभी मोटर देखी हो, तो मोटर के अंदर एक ना कॉपर की ब्राउन से कलर की खूब एन एक दूसरे के ऊपर लिपटी हुई वायर से देखी होगी। वो जो ब्राउन सा कलर है ना उसके ऊपर, वो यार इंसुलेटिंग मटेरियल की कोटिंग का कलर है, डार्क ब्राउन सा होता है। तो वो कोटिंग है। कनेक्शन देने के लिए उसको कोटिंग को थोड़ा सा साइड पे छीलना पड़ता है, तार को कोटिंग उतार दिया तब कनेक्शन देते हैं। तो वो इंसुलेटेड वायर होती है। जैसे हमारे घरों में जितनी भी वायर होती हैं उनके ऊपर अंदर कॉपर वायर है, उसके ऊपर प्लास्टिक की लेयर चढ़ी होती है ना, तो वो भी इंसुलेटेड है। लेकिन उसके ऊपर प्लास्टिक की लेयर नहीं चढ़ाते, एक कुछ ऐसे मटेरियल की, प्लास्टिक वो हीट हो जाती है ज़्यादा, यार प्लास्टिक पिघल जाएगी, तो एक मटेरियल की कोटिंग कर दी जाती है। बहुत ज़्यादा हीट हो जाए तो वो भी डैमेज हो जाती है। कहते नहीं पक्का सड़ गया, मोटर सड़ गई, तो बहुत ज़्यादा हीट हो जाए तो उसकी जो इंसुलेशन है वो पिघल पुघल जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो जो वायर होती है ये इंसुलेटेड वायर है। तो मेरे ख्याल से सोलेनॉइड क्या चीज है वो थोड़ा थोड़ा पता लगना शुरू हो गया होगा। तो स्टार्ट करें या जल्दी से खत्म करें? स्टार्ट करेंगे तभी खत्म करेंगे। तो अगली हेडिंग है अपनी, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग सोलेनॉइड। लॉन्ग सोलेनॉइड मतलब उसकी लेंथ जो है काफी हम ज्यादा मानकर चल रहे हैं कि काफी ज्यादा रही होगी। ओके जी, तो ये आपका सोलेनॉइड है। कैसा सोलेनॉइड है? लॉन्ग सोलेनॉइड है। अब हमने स्टार्ट कर दी इसकी एप्लीकेशन। पहले तो सोलेनॉइड के बारे में बता रहे थे ना, अब इसकी सेकंड एप्लीकेशन जो थी एम्पियर सर्किट लॉ की, आते हैं उस पे। तो अब हेडिंग दोबारा लिखो, या दोबारा मैं स्टार्ट कर रहा हूं, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग सोलेनॉइड। टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग सोलेनॉइड यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ, है ना। टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग
सोलेनोइड। ओके, अब ध्यान से सुनना, सबसे पहली बात तो वही कि लेट अस कंसीडर ए लॉन्ग सोलेनोइड, मतलब लेंथ तो अब उसकी फिर इन्फिनिट ही मान के चलेंगे, ठीक है। ये हो गया अपना लॉन्ग सोलेनोइड। हमने फाइनाइट लेंथ का शो किया है, लेकिन हम अज्यूम करेंगे कि इसकी लेंथ बहुत ज्यादा ले। ओके, ये लॉन्ग सोलेनोइड है, ऐसे कर देते हैं। अब इसमें से यार कुछ ना कुछ करंट तो फ्लो करवाना ही पड़ेगा ना, करंट फ्लो तो करवाना ही पड़ेगा। तो ये हो गया, इसके थ्रू मान लो करंट चल रहा है कुछ ऐसे, ऐसे चल रहा है करंट। ओके, यहां से एंटर करता है, उधर से निकल जाता है। अब ध्यान से सुनना, इसमें जो करंट आ रहा है ये यहां से आया, नीचे वाले पॉइंट्स जितने ना नीचे वाले, वहां से करंट बाहर की ओर आ रहा है और ऊपर वाले पॉइंट्स में अंदर की ओर जा रहा है। बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर। नीचे वाले पॉइंट से ऐसे चल रहा ना, ऐसे। ऊपर वाले पॉइंट पे जब ये जाएगा तो करंट अंदर की ओर जा रहा है, नीचे वाले पॉइंट पे बाहर की ओर है। सिचुएशन को समझो। तो जितने भी ऊपर वाले पॉइंट्स हैं उन पे करंट अंदर की ओर, प्लेन ऑफ बोर्ड या आपका जो प्लेन ऑफ पेपर है उसमें अंदर की ओर जाते हुए, और यहां पर बाहर की ओर आते हुए शो हो रहा है जी। ठीक है जी, तो ये स्थिति है आपकी। अब अगली बात, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। पहले हम कहां फाइंड करते हैं? इसके बीच में, यहां पे कहीं। फिर कहां फाइंड कर लेंगे? इसके बाहर कहीं। ओके, अब आइडियल सोलेनोइड है तो इसके बाहर फील्ड जीरो मानेंगे। खैर, तो पहले हमने पॉइंट लिया, ये कोई पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ओके, तो स्थिति मेरे ख्याल से क्लियर है। क्या स्थिति है जी? टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनोइड। ये अपनी क्या है? हेडिंग है। उसके नीचे क्या लिख लो? लेट अस कंसीडर लॉन्ग सोलेनोइड कैरिंग करंट आई एज शोन इन फिगर। लेट अस कंसीडर लॉन्ग सोलेनोइड कैरिंग करंट आई एज शोन इन फिगर। ये लिख लिया। तो आई क्या हो गया अपना? करंट। और कुछ नहीं दे रखा, और कुछ नहीं दे रखा, वैक्यूम में पड़ा हुआ है। आई इसमें करंट है। हाँ, एक चीज और देगा, एन क्या है इसकी? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब देखो, क्योंकि वैसे तो इनफाइनाइट है, बहुत ज्यादा है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दी जाती होती, छोटा एन देगा। छोटा एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, पर यूनिट लेंथ कितनी टर्न्स है, पर मीटर इसके अंदर कितनी टर्न्स है, बड़ी क्लोज होती है। पर मीटर, पर यूनिट लेंथ, 1000 हो सकती है पर यूनिट लेंथ। तो एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। आई इसका क्या हो गया? करंट हो गया। ये बीच वाला पॉइंट हो गया। इस पॉइंट पी पे हमने क्या फाइंड करना है? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। अब आपको पता है सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हो, एम्पियर सर्किट लॉ लगाना है। तो एम्पियर सर्किट लॉ लगाने के लिए एम्पियरियन लूप चाहिए होगी। तो हम यहां पे इमेजिन करेंगे कि पॉइंट पी से गुजरती हुई एक, क्या कंसीडर करने जा रहे हैं हम? एम्पियरियन लूप। ये भैया लॉन्ग सोलेनोइड है और ये उस लॉन्ग सोलेनोइड का एक पार्ट ही है। ओके, ये लॉन्ग सोलेनोइड एक पार्ट है। तो ये अपनी एम्पियरियन लूप होगी। नाम रख देता हूं इसका ए बी सी डी। ध्यान देना, टॉप वाले जितने भी पॉइंट है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं, करंट, ये जो मैं बना रहा हूं, करंट की
डायरेक्शंस बना रहा हूं बेटा, तो टॉप पे जितने भी पॉइंट्स हैं वहां पर करंट अंदर की ओर एंटर कर रहे हैं, और ये नीचे वाले जितने भी पॉइंट्स हैं यहां पे करंट बाहर की ओर आ रहा है। इसलिए मैंने डॉट लगा दिया। डॉट मतलब बाहर की ओर, ऐसे चल रहा है ना करंट, ये अंदर और नीचे से बाहर की ओर आ रहा है। यहां पे जितनी भी करंट आ रहे हैं बाहर 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 आ रहे हैं। ओके जी, ये भी क्लियर हो गया। अब ध्यान से सुनना, ये अपनी लूप है ABCD, इसमें से बहुत करंट फ्लो हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तो मैंने शो कर दिए, लेकिन ये तो 10 आ गए। हमें देखना पड़ेगा इस लूप के अंदर कितनी बार करंट बाहर आया है। उसके लिए पता करना पड़ेगा लूप के अंदर टर्न्स कितनी है। तो अगर मैं ये जो CD या AB जो लेंथ है ना, AB या जो CD लेंथ है, अगर मैं इसको L मान लूं, अगर मैं इसको L मान लूं, L, तो N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है बच्चे, N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यार यूनिट लेंथ में अगर इतनी टर्न्स हैं तो 2 यूनिट लेंथ में कितनी होंगी? 2 इंटू एन। तो L यूनिट में कितनी होंगी? N इंटू L होंगी कि नहीं? तो देयरफॉर नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ AB, जो कि L के इक्वल है, कितनी आ जाएंगी? N इंटू L आ जाएगी। इसको याद रखना कि इसमें कितनी टर्न्स हैं? N इंटू L है, क्योंकि यार N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है ना। तो यहां से देख लो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ टोटल निकालनी हो तो N इंटू क्या आ जाएगा? L आएगा। अगर इस लेंथ को मैं क्या मान लेता हूं? L मान लेता हूं। ओके, तो मेरी जो लूप है, इस लूप के अंदर कितनी टर्न्स आ रही है मैंने निकाल ली, N इंटू L, छोटा n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। अब ये सारे करंट लूप के अंदर, सारे करंट एक ही डायरेक्शन में, आउटवर्ड 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 आउटवर्ड। हमने बता रखा है आपको, एम्पीरियन लूप में हमें देखना होता है कितनी बार करंट आ रहे हैं। अगर 2 बार करंट जाएंगे तो नेट करंट क्या होगा? I प्लस आई। 3 बार जाएंगे तो I प्लस आई प्लस आई। अब यहां पर अपने पास जो लूप कंसीडर कर लिया ABCD है, इसमें से जो करंट बाहर की ओर, सारे बाहर की ओर आ रहे हैं, सबको पॉजिटिव मान लूंगा। तो करंट कितने होंगे? I प्लस आई प्लस आई प्लस आई प्लस आई प्लस आई। अगर 10 बार है तो नेट करंट थ्रू द लूप 10I हो जाएगा। अगर n बार है तो नेट करंट कितना हो जाएगा? N इंटू कैपिटल N इंटू आई हो जाएगा कि नहीं? तो अगली स्थिति अपने जो लूप कंसीडर कर रखी है उसके थ्रू जो नेट करंट है वो N इंटू आई आ जाएगा। ओके, अब N इक्वल टू N इंटू L लिख सकते हो, क्योंकि जो N है वो किसके इक्वल है? N इंटू L इंटू आई। ये नेट करंट आ गया। सारी चीज बना रहे हैं पहले। तो सॉलिनॉइड है, करंट बना दिया है, बीच में पॉइंट है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना था, एम्पीरियल लूप लगा दी, वो वहां से पास करते हुए गुजर रही है। लूप के अंदर इतने करंट्स आ गए। कितनी टर्न्स आई लूप के अंदर? N टर्न्स आ गई। N इंटू L के इक्वल है, छोटा n इंटू L के इक्वल, आई से मल्टीप्लाई कर दिया, ये नेट करंट थ्रू द लूप आ गया। ओके जी, सारे सेम डायरेक्शन में तो इसलिए ऐड हो जाएंगे, बाहर की ओर वाले। अब आगे लिखेंगे कि नाउ इफ P इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन inside the solenoid, okay, and ABCD is the amperial loop, then from figure and
अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ क्या लिख सकते हैं हम, बी डॉट डीएल, यही होता है फिर एम्पियर सर्किट लॉ, तो बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई नेट। ओके, बी डॉट डीएल, अब बी और डीएल के बीच में एंगल जो है, अगर तो हर जगह 0 रहता या 90 रहता या सेम रहता तो एक बार में हो जाता, अब यहां एक बार में नहीं होना। जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अलोंग द लूप, अलोंग द सोलेनोइड चलना है। जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ना बच्चे, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इसके अंदर। अब ये वैसे बता दिया कि मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द लूप चलता है, तो अब ए से बी तक तो डीएल इधर जाएगा, देखो ए से बी तक डीएल इधर जाएगा, फील्ड भी इधर, एंगल आएगा 0। लेकिन बी से सी तक डीएल नीचे जाएगा लेकिन फील्ड तो इधर ही है, एंगल 90 आ जाएगा। सी से डी तक डीएल उल्टा आ जाएगा लेकिन फील्ड तो उधर ही है, एंगल 180 आ जाएगा। और डी से ए फिर वही बात 90 आ जाएगा। तो एक स्टेप में तो होनी नहीं है, गॉस लॉ की तरह तोड़ना पड़ेगा इसको। हम इसको 4 स्टेप में तोड़ेंगे। हम इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई नेट। यहां पे गोल लेनी लगेंगे अब, क्योंकि अब क्लोज नहीं ना किया, अब तो इसके 4 क्या हो गए, टुकड़े हो गए, टुकड़े टुकड़े कर दिए। ओके, ये ए से बी तक है, ये बी से सी तक होगी, सी से डी तक होगी, डी से ए तक होगी। स्प्लिट करना पड़ेगा बेटा, एंगल सेम नहीं है। हाँ, बी ए से लेके बी तक, ए से बी तक हर जगह एंगल 0 जाएगा, क्योंकि डीएल भी इधर, ए बी के अलोंग, मैग्नेटिक फील्ड तो उधर ही जाना है। यहां पे बनेगा बी डीएल कॉस 0 प्लस बी डीएल कॉस ऑफ 90 डिग्री। देखो बी से लेके सी तक डीएल अलोंग द लेंथ होता है, वो तो नीचे गया, और मैग्नेटिक फील्ड तो उधर ही लेना पड़ेगा, कॉस 90 प्लस अगले वाले में बी डीएल कॉस ऑफ 180 डिग्री प्लस बी डीएल कॉस 90 इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट। ओके, अब cos 90 0 हो जाएगा, cos 90 0 हो जाएगा, दो टर्म 0 हो जाएंगे। अब पॉइंट ये है कि जो C से D वाला केस है ना, A से B, B से C, C से D, D से वापस A, तो बेटा जो C से D वाला केस है ना, यहां पर B 0 लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये बाहर आ गया, आइडियल सोलेनोइड है, उसके अंदर ही अंदर फील्ड होता है, बाहर होता ही नहीं है। तो इसमें बाहर फील्ड ही क्या है, 0 है। यहां पे लेंथ है, फील्ड ही क्या हो गया, 0 हो गया। देखो जरा, करो ऑब्जर्व पूरी की पूरी स्थिति को। तो जब आपने ऑब्जर्व किया पूरी सिचुएशन को, तो ये तो cos 0 है, ये तो हो गया 1। यहां से बना बी डीएल cos 0 की जगह 1 आ गया, ये ए से बी तक है, प्लस बच्चे cos 90 वाली टर्म 0, अगली वाली भी 0 करनी है। क्यों 0 करनी है? क्योंकि उसमें b 0 है, c से d में b ही क्या है, 0 है, b 0 से सब कुछ 0 हो जाएगा, और उससे अगली तो वैसी ही क्या होगी, 0 होगी। ये म्यू नॉट आई नेट तो चल ही रहा है। ओके, उम्मीद है सब समझ में लग रहा होगा। नहीं लग रहा होगा तो कर भी क्या सकते हो, है ना, पूछ भी नहीं सकते। तो b बाहर आ जाएगा, dl a से b इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट। ओके,
अब बी ए से लेके बी तक इंटीग्रेशन और डीएल करोगे तो ए से बी तक की लेंथ आ जाएगी। ए से बी तक की लेंथ कितनी है? एल है, तो ये सिंपली एल आ गया, ये बन गया म्यू नॉट आई नेट एन एल आई नली। म्यू नॉट क्या बन गया? एन इंटू एल इंटू आई। तो बी इज इक्वल टू एल से एल कैंसिल हो गया, ये बनेगा म्यू नॉट एन आई। ओके जी, तो रिजल्ट क्या आ गया? म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई आ गया भाई, अब तुम्हारे सामने है जो भी है, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनोइड एट एनी पॉइंट इनसाइड द सोलेनोइड। क्या रिजल्ट आ गया भाई? म्यू नॉट एन आई। इसको हमारे बच्चे कई बार मुन्नी पढ़ लेते हैं। अब ये जो इसका नाम मुन्नी जो है ना ये बच्चों ने रखा था। वो कहते सर आप भी करते रहते हो काई आई बाय आर ये सब। तो एक बच्चे ने पिछले साल, अभी लेटेस्ट इसका नाम पिछले साल ही खोज हुई है, +2 का एक स्टूडेंट था मनिंदर, KV2 का, तो उसने इसका नाम क्या रख दिया? मुन्नी। कहता इसको हम क्या पढ़ा करेंगे, अब से मुन्नी पढ़ा करेंगे, म्यू नॉट एन आई। तो मैंने कहा भैया पढ़ लो, जो मर्जी पढ़ लो, याद रखना B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई, यानी मुन्नी, मुन्नी बदनाम हुई, तो B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ये रिजल्ट आ गया। मैग्नेटिक फील्ड कहां पे फाइंड करना है? इसके सेंटर पे। तो म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। आउटसाइड वैसे ही इसका क्या लेना है? 0 लेना। फॉर आउटसाइड पॉइंट्स इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या लेंगे हम? 0 लेंगे ही लेंगे। ओके, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। रिजल्ट आ गया बच्चे। तो यार अपना रिजल्ट आ गया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड, उसके अंदर म्यू नॉट एन आई। अगर ये आइडियल सोलेनोइड है यानी लॉन्ग सोलेनोइड है, ये तो इनसाइड है ना, एट एनी इनसाइड पॉइंट, ठीक है। अगर ये आइडियल सोलेनोइड है, आइडियल, ये नोट वाली बात है बेटा, नोट डाल लो, पहली बात लिख लो कि इफ इट इज एन आइडियल सोलेनोइड तो B इज इक्वल टू 0 एट ऑल आउटसाइड पॉइंट्स। ओके जी, नोट में ये दूसरा वाला पॉइंट ध्यान देना कि ये रिजल्ट तब आया व्हेन देयर इज वैक्यूम इनसाइड द सोलेनोइड। अगर सोलेनोइड के अंदर वैक्यूम है तो ये रिजल्ट आया। इफ वी इंसर्ट अ रॉड या कुछ भी ऑफ परमियाबिलिटी म्यू इनसाइड द सोलेनोइड, तो बेटा इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आता म्यू एन आई। अब देखो वैक्यूम है तो वैक्यूम वाली लगेगी, अगर कोई और मीडियम है तो उसकी परमिएबिलिटी लग जाएगी ना, म्यू एन आई। लेकिन ये अवेलेबल नहीं होगी। अवेलेबल क्या होती है? रिलेटिव परमिएबिलिटी। जैसे रिलेटिव परमिटिविटी होती थी ना, जिसको डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते थे, तो अवेलेबल हमेशा म्यू आर होती है। ये होती है रिलेटिव परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, ये मीडियम की लगेगी जो भी डाली, डिवाइडेड बाय परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, यानी म्यू एम किसके इक्वल आ जाएगा? म्यू आर म्यू नॉट के इक्वल आ जाएगा। सो अगर इसके अंदर वैक्यूम की बजाय बेटा ये किसी रॉड जो अंदर वाला मटेरियल है उसकी परमिएबिलिटी म्यू एम होती तो ये रिजल्ट आता। लेकिन मैंने बोला परमिएबिलिटी देते नहीं है, रिलेटिव देते हैं, तो निकाल ली मैंने, रिजल्ट आ जाएगा म्यू आर इंटू म्यू नॉट एन इंटू आई। ओके, अब अगली बात यह है कि म्यू आर हमेशा 1 से क्या आएगा? नहीं, हमेशा नहीं। रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से भी ज्यादा, 1 से ज्यादा हमेशा होती है। म्यू आर 1 से ज्यादा भी हो सकता है, खैर कम भी होता है, आगे बताएंगे।
लेकिन हम इसके अंदर ऐसा मटेरियल इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे जिसकी रिलेटिव परमेबिलिटी 1 से ज़्यादा हो, जिससे मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ जाए। ओके, तो म्यू आर 1 से कम भी हो सकता है खैर, लेकिन हम ऐसा मटेरियल चूज करेंगे जिसकी रिलेटिव परमेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो ताकि मैग्नेटिक फील्ड और इंक्रीज हो सके। अब उसमें सबसे बेस्ट क्या रहता है? आयरन ही रहता है। आयरन एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है जिसकी म्यू आर मच ग्रेटर देन 1 होती है, तो इससे बढ़िया मैग्नेटिक फील्ड और आ जाता है। ओके जी, तो यहां तक करो। नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टॉरॉइड, और जो भी एम्पियर्स सर्किट लॉ के कंसेप्ट होंगे दूसरे लेक्चर में हम कवर अप कर देंगे। तो 2 लेक्चर के अंदर अंदर ACL अपना खत्म हो जाएगा, और न्यूमेरिकल इसमें ज़्यादा है नहीं, जो होंगे 2-4 वो आपको लाइव क्लास में करा देंगे। ठीक है जी, तो बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।